नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में एक और शानदार शख्सियत के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिनका योगदान ये देश कभी नहीं भुला पाएगा, जिनका योगदान दलित समुदाय के लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने महिलाओं के लिए, उनकी महिलाओं के अधिकारों की समानता के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दलित समुदाय के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। एक ऐसा व्यक्ति जो निम्न जाति से होते हुए भी जिनको वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाई जो उस जमाने के अन्य लोगों को मिली, इसके बावजूद उन्होंने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन परिचय दिया और उन्होंने बॉम्बे से ग्रेजुएशन करने के बाद दुनिया के ऐसे ऐसे विश्वविद्यालयों से उन्होंने पीएचडी की, पोस्ट ग्रेजुएट की, ऐसी डिग्रियां प्राप्त की कि आधुनिक भारत के इतिहास में उनसे बेहतर कोई संविधान निर्माता नहीं हो सकता था। इसलिए दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं उस शख्सियत के बारे में जिन्हें 1990 के दशक में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से अनुसूचित जाति, जिसे दलित समुदाय कहा जाता है, के अधिकारों के लिए व्यापक लड़ाई लड़ी। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के माध्यम से निम्न जातियों को विधान परिषद एवं केंद्रीय सभा तक पहुंचने का रास्ता बताया। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन निम्न जातियों के उत्थान के लिए लगा दिया। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने समानता के लिए एक लंबा आंदोलन किया। एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ी जातियों के हितकारी थी। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आजाद भारत में कैबिनेट भारत के पहले कानून मंत्री बने। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, जो संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है, उस प्रारूप समिति के चेयरमैन जो है वो शख्सियत थी। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने 1930 से लेकर 1932 तक व्यापक विरोध के बावजूद भी दलित समुदाय के लिए आरक्षण की लड़ाई लड़ी, जिसके कारण दलित समुदाय आज देश की अग्रिम पंक्ति में खड़ा है। ध्यान रखना, वो एक ऐसे समाज से थे जो समाज अत्यधिक पिछड़ा हुआ था। इसके बावजूद वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पदों तक पहुंचे तो अपनी काबिलियत से। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं हमारे संविधान निर्माता, हमारे संविधान के शिल्पकार, हमारे पहले कानून मंत्री, दलितों के बहुत बड़े नेता, बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक, मूक नायक जैसी पत्रिका के जन्मदाता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यूनाइटेड नेशन ने विश्व प्रणेता कहा है। और हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस व्यक्ति ने अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमारे समाज की विडंबना देखिए कि हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में उतना नहीं जानते जितना हमें जानना चाहिए। और जरूरी नहीं कि जो दलित समुदाय से है, जो अल्पसंख्यक समुदाय से है, वो ही इसको जाने, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया। संविधान तैयार करने में निश्चित रूप से संविधान सभा की बहुत बड़ी भूमिका थी। संविधान सभा में 389 मेंबर्स थे,
लेकिन उन 389 मेंबर्स पर कोई अकेला व्यक्ति भारी पड़ता था तो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि उस समय के भारत के एक प्रसिद्ध नेता ने कहा कि संविधान सभा के दरवाजे तो छोड़िए, संविधान सभा की खिड़कियां और रोशनदान तक बंद कर दिए जाएंगे ताकि भीमराव संविधान सभा में नहीं पहुंच सके। लेकिन भीमराव अंबेडकर अपनी काबिलियत से संविधान सभा पहुंचे, अपने आंदोलन से संविधान सभा पहुंचे, और संविधान सभा पहुंचकर न केवल उन्होंने अपनी सफलता का परचम फहराया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा संविधान तैयार किया जिसको आने वाली सैकड़ों वर्ष बाद की पीढ़ियां भी याद रखेगी। यही कारण है कि आज जहां एक ओर भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में आंख मिचौली चल रही है, बांग्लादेश में लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में आंख मिचौली चल रही है, श्रीलंका में अध्यक्षीय प्रणाली पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाई है, नेपाल और भूटान राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच में जूझ रहे हैं, वहीं भारतीय उपमहाद्वीप में अगर भारत पिछले 70 वर्षों से लोकतंत्र पर लगातार चल रहा है, लोकतंत्र की लकीरों को लगातार पीट रहा है, लोकतंत्र का परचम पूरी दुनिया में फहराए हुए है, तो उसका क्रेडिट जो है हमारे संविधान को हम देना चाहेंगे। और उस संविधान के शिल्पकार थे, संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसलिए पिछले कुछ वर्षों से देखा गया कि जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, वो चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरएस का हो, यूपी पीसीएस का हो, मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, इवन एसएससी का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, उसमें लगातार कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित प्रश्न पूछे जाए, ताकि इन प्रश्नों के माध्यम से स्टूडेंट वर्ग ये समझ सके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारतीय राजनीति में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारत के सामाजिक सुधार में, भारत में अधिकारों की प्राप्ति के लिए कितना बड़ा स्थान था, ये जान सके। और मेरा मोटिव भी होगा कि आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहब के बारे में ऐसी छोटी छोटी जानकारियां आपको दी जाए, ताकि वे जानकारियां आपके एग्जाम में तो काम आए ही, साथ ही साथ आप उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें कि किस प्रकार व्यक्ति संघर्ष करता हुआ किस पद तक, किस सतह तक पहुंच सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो इसको पिएगा वो दहाड़ेगा। वो उन्होंने कर दिखाया। वे न केवल शिक्षित थे, न केवल समाज के सबसे उच्च शिक्षित लोगों में से थे, बल्कि आप देखोगे वो एक ऐसे समाज से थे जो समाज बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ था। उस पिछड़े हुए समाज से निकलकर उस समय की राजनीति में जो जाति आधारित थी, जो वर्ण आधारित थी, जो आर्थिक आधारित थी, उसमें अपना न केवल स्थान बनाया, बल्कि अपनी योग्यताओं से, अपनी प्रतिभाओं से यह परचम लहराया कि निम्न जाति का व्यक्ति समाज या उच्च जातियों की नजर में निम्न जाति का है, प्रतिभा के दृष्टिकोण से उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये लोहा उन्होंने मनवाया। और शायद आपको जानकर अचंभा हो कि 389 जो भारत के संविधान सभा के मेंबर थे, उनमें से उस समय कांग्रेस की भी मजबूरी थी कि कांग्रेस के अंदर भी इतना बड़ा कानून का जानकार नहीं था, इसलिए संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो कानून के बहुत बड़े जानकार थे, 100% कानून के वो बहुत बड़े जानकार थे, लेकिन
एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसके वास्तव में अधिकारों का हनन भी हुआ हो और वो उन अधिकारों के हनन का सामना करते हुए भी उस पद तक पहुंचा। अर्थात जिस समाज के अंदर उत्पीड़न हुआ हो, पीड़ा हुई हो, उसका खुद एक पार्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उन्होंने उस पीड़ा को सहन किया था। अस्पृश्यता क्या होती है ये उन्होंने खुद ने अपने जीवन में जगह जगह पर, हर कदम पर महसूस किया। इसलिए हमारे संविधान के निर्माता एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल कानून के बहुत बड़े जानकार थे, न केवल बहुत बड़े शिक्षित थे, बल्कि वो एक पीड़ित समाज से भी आते थे जो उस समाज की और उस पूरे बहुसंख्यक समाज की पीड़ा को बेहतर तरीके से समझ सकते थे। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपको ये सूचना देना चाहूँगा कि अनअकैडमी प्लस पर दौलत खान के नाम से मेरा एक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट शुरू होने के लिए जा रहा है, जिसमें मेरा कोड होगा दौलत 10। आप अनअकैडमी प्लस पर जाकर इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उसमें पूरी डिटेल वहाँ पर दी गई है। अनअकैडमी आपके लिए इस प्रकार के कोर्सेज लाने का बहुत बेहतर तरीके से प्रयास कर रही है। मैंने अभी YouTube के माध्यम से आप तक 2 टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मेरे 2 टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। मैं आपके माध्यम से विश्वास व्यक्त करना चाहूंगा, यह संकल्प व्यक्त करना चाहूंगा, आप में ये ऊर्जा प्रवाहित करना चाहूंगा कि हम अनअकैडमी प्लस पर आपके लिए जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि आपको हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक इतना बेहतर तरीके से समझाएं ताकि आपका यूपीएससी एग्जाम के साथ साथ, यूपीएससी प्री एग्जाम के साथ साथ आप मेंस के एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से कर सको। ऐसा मेरा प्रयास होगा। उसमें हम प्री और मेंस दोनों की आंसर राइटिंग का भी प्रयास करेंगे। आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट है कि आप न केवल पूरे वीडियोस देखें, बल्कि जब आप देखते हो तो कमेंट जरूर करें और उसके साथ साथ आप दौलत 10 लिखकर रिप्लाई करें। आपकी आवाज़ जो है वो अनअकैडमी प्लस की प्लेटफॉर्म तक पहुंच रही है। आप जो एक एक कमेंट करते हो उसको चेक किया जाता है कि कहां पर किस प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं, कहां पर सुधार की आवश्यकता है, किसको लाने की आवश्यकता है। अनअकैडमी हर 2 महीने बाद में, हर 1 महीने बाद में ऐसा प्रयास करती है कि ऐसे टीचर्स को लाया जाए जिसके माध्यम से स्टूडेंट्स का अधिक से अधिक भला हो सके। और कोविड-19 के इस दौर में दोस्तों ध्यान रखना, कोरोना संक्रमण जो है अभी फैल रहा है, इसलिए आप लोगों को घरों में रहकर ही बहुत बेहतर तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखना है। तो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले मैं इनका सामान्य जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव साहब का जन्म जो है वो 14 अप्रैल को हुआ था। और आप मुझे बताइए कि भारत में हर साल 14 अप्रैल किस रूप में मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ तो आप लोग ध्यान रखना, जन्म हुआ महू के अंदर। महू की लोकेशन जो है वो इंदौर के पास में आएगी और इंदौर उस समय मध्य प्रांत में था और मध्य प्रांत का मतलब आज का मध्य प्रदेश होगा। मतलब इनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू इंदौर मध्य प्रांत में हुआ था। महू एक छोटी सी जगह का नाम है और इंदौर आप जानते ही हो मध्य प्रदेश, उस समय उसका नाम मध्य प्रांत था, वहां पर इनका जन्म हुआ था। किस कुल में जन्म हुआ? तो महार कुल में जन्म हुआ। और ध्यान रखना, मैंने कुल का नाम बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी जाति विशेष की बात कर रहा हूं। महार कुल का बताने का मतलब केवल ये है कि समाज का एक पिछड़ा वर्ग था और ऐसा होते हुए भी वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचे, किस काबिलियत से वो पहुंचे। तो ध्यान रखना, वो महार कुल से थे और महार कुल जो था वो हिंदू समाज में एक अस्पृश्य समाज माना जाता था। एक अस्पृश्य
हिंदू जाति मानी जाती थी। ध्यान रखना, भारतीय समाज में उस जमाने में एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसको हम अनटचेबिलिटी कहते हैं, अस्पृश्यता कहते हैं, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में छुआछूत कहते हैं। ये भारतीय समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी थी। इस क्रम में उनकी जो महार जाति थी, उस महार जाति को हिंदू समाज में अस्पृश्य हिंदू जाति के अंतर्गत वो आती थी। और यहीं से ध्यान रखना, यहां से आप ध्यान रखना, यहीं से वो मोटिवेट होंगे कि किस प्रकार उनके समाज के साथ में लोग व्यवहार करते थे, किस प्रकार उनकी डे टू डे लाइफ के अंदर जगह जगह उन्हें यातनाओं को सहना पड़ा। ध्यान रखना, आर्थिक अन्याय सब कुछ नहीं होता है, जो सामाजिक अन्याय होता है वो सबसे खराब होता है। आप देखिए अभी अमेरिका में क्या हुआ कि वहां गोरे लोग किस प्रकार से काले लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, उससे अमेरिका इस 21वीं शताब्दी में जल उठा। तो आप देखिए, उन्होंने तो 19वीं शताब्दी के अंत में उनका जन्म हुआ है और वो 20वीं शताब्दी के दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी पिता का नाम था रामोजी, ध्यान रखना, उनके पिताजी का नाम था रामोजी मालोजी सकपाल। रामोजी मालोजी सकपाल के नाम से इनके फादर का नाम था, जबकि इनकी मां का नाम था भीमाबाई। इनकी मां का नाम था भीमाबाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महू इंदौर में हुआ था। महार वो जाति है जिसमें इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी का नाम रामोजी मालोजी सकपाल था, मां का नाम भीमाबाई था। ध्यान रखना, इनका विवाह जो है वो 1906 में, कुछ जगह पर 1905 आता है, लेकिन जो ज़्यादातर बुक्स दे रखी है उसमें 1906 दे रखा है। तो इनका विवाह जो है वो बेसिकली 1906 में, कुछ जगह में पहले कह रहा हूँ 1905 दे रखा है, लेकिन विवाह की डेट नहीं पूछी जाएगी, जस्ट आपकी जानकारी में पता होना चाहिए। उनका विवाह जो है 1905 में रमाबाई के साथ में हुआ था। जिस समय रमाबाई के साथ इनकी शादी होती है उस समय ये लगभग 15 वर्ष के थे, जबकि रमाबाई की एज जो है वो 9 वर्ष थी, मतलब इनसे 6 साल छोटी थी। लेकिन रमाबाई का निधन जो है जल्दी हो जाता है और रमाबाई का जो डेथ हुई है वो बेसिकली 1935 में रमाबाई जो इनकी पहली पत्नी थी उनका निधन हो जाता है। उसके बाद वो काफ़ी समय तक तो शादी नहीं करते हैं, लेकिन 1948 में 1948 में डॉक्टर भीमराव साहब की दूसरी शादी होती है, सेकंड मैरिज इनकी होती है। और दूसरी शादी जो है वो किनसे हुई, तो उनका नाम था शारदा कबीर। उनका नाम था शारदा कबीर। शारदा कबीर से उनकी दूसरी शादी है। शारदा कबीर किस परिवार से थी, तो ब्राह्मण परिवार से थी। शारदा कबीर जो है वो बेसिकली ब्राह्मण परिवार से थी। तो 1948 में उनकी दूसरी शादी हुई है और 1956 के अंदर, 1946 के अंदर जो है उनकी डेथ हो जाती है। अब हमें डॉक्टर भीमराव साहब के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव साहब वो व्यक्तित्व थे जिन्हें उनके कार्यों के लिए बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय राजनीति कुछ इस प्रकार की रही कि लंबे समय तक उन्हें भारत रत्न नहीं मिल सका। 1990 के दशक में उन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ मरणोपरांत, पहला पॉइंट। दूसरा, वो भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, इसलिए इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है वो आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ भारतीय राजव्यवस्था में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वो भारतीय संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसको हम प्रारूप समिति कहते हैं, उस समिति के वो अध्यक्ष भी थे और आज़ाद भारत की कैबिनेट में वो कानून मंत्री भी बने थे। बेसिक चीज़ों में और ध्यान रखना, देखो डॉक्टर भीमराव साहब का परिवार कितना बड़ा था कि वे अपने पिता की 14वीं संतान थे, 14th
14वीं संतान थे। उनके पिता की टोटल 14 संतान थी, उसमें उनका 14वां नंबर था। उस जमाने के अंदर परिवार बड़े बड़े होते थे, तो 14वीं संतान थी और वो अपने परिवार में सबसे छोटे थे। वो अपने परिवार में सबसे छोटे थे। उनके पिताजी जो थे, उनके पिताजी रामोजी मालोजी सकपाल जो हैं, वो इंडियन आर्मी में थे। ध्यान रखना, वो भारतीय सेना में थे। और वैसे हम लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी में इतना भेदभाव नहीं था, हालांकि आंतरिक स्तर पर तो वहाँ भी था, लेकिन फिर भी समाज में जितना था उतना भेदभाव नहीं था। अब इसलिए वो अपने पिताजी के साथ रहे। उनकी पिताजी की पोस्टिंग पहले महू में थी और उसके बाद उनकी पोस्टिंग जब महाराष्ट्र के सतारा बॉम्बे में हुई तो वो अपने परिवार के साथ ही सतारा चले गए। मतलब उनके फादर का जब ट्रांसफ़र हो गया तो उनके साथ ही वो भी वहाँ से चले गए। अब आप आते हैं उनकी आरंभिक शिक्षा पर। तो आरंभिक शिक्षा की बात करें तो 1897 में जब उनका परिवार बॉम्बे चला जाता है, 1897 में जब उनका परिवार बॉम्बे में शिफ्ट हो जाता है, वहाँ पर रहने लग जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आरंभिक शिक्षा है उनकी शुरुआत एल्फिंस्टन स्कूल से हुई। ध्यान रखना आप लोग, एल्फिंस्टन स्कूल भी है और एल्फिंस्टन के नाम से कॉलेज भी है, इसलिए वहाँ एल्फिंस्टन हाई स्कूल से उन्होंने आरंभिक शिक्षा प्राप्त की, जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले अस्पृश्य छात्र थे, जिसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं द फर्स्ट शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट। एससी से पहले छात्र जो एल्फिंस्टन स्कूल में पढ़े वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ध्यान रखना, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप उनकी जीवनी जब पढ़ोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस प्रकार जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय के जो अपर कास्ट के लोग थे उनके बच्चे उनसे किस प्रकार से दूरी बनाकर बैठते थे। इवन स्कूल का प्रशासन उनके साथ में भेदभाव करता था। उनको पानी काफी ऊंचाई से पिलाया जाता था। किसी को मारने के लिए चीजें काफी है, लेकिन भीमराव अंबेडकर ऐसी चीजों से मरने के लिए नहीं बना था। उन्होंने अंदर ही अंदर इस बात का प्रण लिया कि मेरी शिक्षा मेरे भारतीय समाज को समर्पित होगी। और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एससी समुदाय से थे, निम्न जातीय समुदाय से थे, और आज भी निम्न जातीय समुदायों को भारतीय संविधान के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा आरक्षण प्राप्त है, और आरक्षण प्राप्त करना उनका अधिकार है। लेकिन बहुत सारे लोग इस अधिकार की प्राप्ति के पश्चात बड़े बड़े पदों पर पहुंचने के बाद अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे 2 या 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और आज भारतीय समाज में हो जाते हैं तो दलित समुदाय हिंदुस्तान में कहां पर होता, इसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। क्योंकि हकीकत में उस प्रतिभा को दबा दिया गया। और आज जो दलित समुदाय है वो बहुत पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक है, लेकिन वो केवल अपने तक सीमित है, अपने समाज के लिए सीमित नहीं है। आज आप आंख उठा के देखोगे तो पूरे हिंदुस्तान में दलित समुदाय की, दलितों के अधिकारों की बात करने वाला कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं है। और इसका खामियाजा समाज को भुगतना होगा। क्योंकि जिस समाज के नेता उच्च पदों पर पहुंचने के बाद अपने समाज की बात नहीं करेंगे, वो समाज पिछड़ा हुआ रहेगा, वो समाज पीछे होगा। अगर आज की तारीख में कुछ नेता बात भी करते हैं तो केवल अपने हितों के लिए बात करते हैं, वो पदों की लालसा में है। लेकिन डॉक्टर भीमराव साहब ने कभी पद की लालसा नहीं की।
अगर वो पद की लालसा करते तो शायद किसी पार्टी के वो बहुत बड़े नेता होते, लेकिन उन्होंने पार्टी से ज्यादा अहमियत अपने समाज को दी। इसलिए इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय पूरे समुदाय के अंदर आधुनिक भारत के इतिहास के जितने लीडर्स हैं उसमें सबसे अधिक सम्मान किसी का है और सर्व समाज में किसी का सम्मान है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है। अब देखिए, इन्होंने एल्फिंस्टन से अपनी आरंभिक शिक्षा प्राप्त की और वहां से हाई स्कूल के बाद जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज में गए तो एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लेने वाले भी पहले दलित समुदाय के छात्र थे और यहां भी उन्होंने बहुत सारे अस्पृश्यता संबंधी कुरीतियों को झेला और उनको सहा। इसके बाद आपको पता है वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए, हायर एजुकेशन के लिए। और आप में से कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि वो अपर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए वो न्यूयॉर्क गए, वो लंदन गए। दुनिया के ऐसे बेहतर से बेहतरीन विश्वविद्यालय जिनमें आज किसी की अप्रोच नहीं हो सकती, उस समय उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर वहां से पीएचडी की, वहां से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पॉलिटिकल साइंस के वो बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, इकोनॉमिक्स के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। लंदन से उन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त की। तो आपके दिमाग में फिर एक बात आ सकती है कि इसका मतलब सर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, जैसे जवाहरलाल नेहरू गए, सरदार पटेल गए, सुभाष बाबू गए, तो क्या उनकी तरह वो भी बहुत ज्यादा परिवार से संपन्न थे? नहीं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब परिवार से इतने संपन्न नहीं थे कि वो पढ़ने के लिए उस जमाने में न्यूयॉर्क जा सके, क्योंकि न्यूयॉर्क आज नहीं जा सकता अच्छा खासा आदमी, तो उस जमाने में जाना तो एक बहुत बड़ी बात थी। तो फिर कैसे गए? तो आप लोग ध्यान रखना 1913 में 1913 के अंदर 1913 में वो जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर। और कहां जाते हैं? न्यूयॉर्क जाते हैं। कैसे गए वो? तो आप लोग ध्यान रखना, बड़ौदा के जो गायकवाड़ शासक थे, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक, बड़ौदा उस समय प्रिंसली स्टेट था। बड़ौदा के गायकवाड़ शासक जो थे, बड़ौदा के गायकवाड़ शासक, और उस समय बड़ौदा के जो गायकवाड़ शासक थे उनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड। उनका नाम था सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड के नाम से। और कहां के शासक थे ये? तो ये बड़ौदा प्रिंसली स्टेट से संबंधित थे। इन्होंने एक छात्रवृत्ति योजना शुरू की, कि ताकि टैलेंटेड जो बच्चे हैं उनको बड़ौदा रियासत की तरफ से पढ़ने के लिए बाहर भेजा जा सके। और आप लोग ध्यान रखना, बड़ौदा रियासत का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। कहीं मुझे जगह मिली तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बड़ौदा रियासत के जो शासक थे वो काफी लिबरल व्यक्ति थे, अच्छी सोच के व्यक्ति थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे, और उन्होंने समाज के उस समय की ऐसी प्रतिभाएं जिनके पास पैसा नहीं था, जो सक्षम नहीं थे, ऐसे लोगों को किस प्रकार बाहर भेजकर उनके टैलेंट को तराशा जाए, यह काम किया सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड ने। और इस छात्रवृत्ति योजना के तहत 1913 के अंदर डॉक्टर भीमराव साहब जो हैं वो अपनी उच्च शिक्षा के लिए, स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए न्यूयॉर्क की कोलंबिया विश्वविद्यालय में चले गए। और उस जमाने में न्यूयॉर्क का जो कोलंबिया विश्वविद्यालय था, इस कोलंबिया विश्वविद्यालय का पूरी दुनिया में नाम था।
जैसे कैम्ब्रिज और हार्वर्ड था, वैसे ही इस विश्वविद्यालय का भी बहुत नाम था। और उस समय इनको जो छात्रवृत्ति मिलती थी वो 755 रुपये प्रति माह थी। ध्यान रखना, उस समय 755 रुपये बहुत होते थे। 755 रुपये प्रति माह इनको जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उसके बदले इन्हें वहां जाने का अवसर मिला। और इस अवसर का डॉक्टर भीमराव साहब ने पूरा उपयोग किया और वहां से वो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री उन्होंने प्राप्त की। यहां से उसके बाद अक्टूबर 1916 के अंदर, ध्यान रखना, और एक बार अगर किसी अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो निश्चित रूप से अपनी प्रतिभा को और चमका सकता है। ये एग्जाम्पल भी हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलता है। वो फिर इसी के दम पर अक्टूबर 1916 में लंदन चले गए और लंदन जब वो गए तो वहाँ से उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई शुरू की और वे बैरिस्ट्री की ओर चले गए, मतलब बैरिस्टर बनने के लिए तैयार हो गए। और बैरिस्टर का कोर्स के लिए लंदन स्कूल ऑफ, मतलब बैरिस्ट्री का जब वो कोर्स कर रहे थे तभी उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अपना एडमिशन ले लिया था। शायद ही उस जमाने में नहीं, पूरे भारत के आज तक को ढूंढ लीजिए जितनी डिग्रियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास में थी, किसी के पास नहीं थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से वो इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। वो पॉलिटिकल साइंस के बहुत शानदार विद्यार्थी थे, इकोनॉमिक्स के बहुत शानदार विद्यार्थी थे। यही कारण है कि आरबीआई की स्थापना में ब्रिटिश सरकार ने उनका सहयोग लिया था। और देखिए आप, जब 1916 के बाद कानून की पढ़ाई करेंगे और परंतु जून 1917 में कुछ कारणों से वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ के वापस भारत आते हैं और फिर बाद में पूरी भी कर लेते हैं उसको। फिर आगे आप घटना देखिए, 1919 का अधिनियम आएगा। उस 1919 के अधिनियम से पहले उस पर मंथन करने के लिए आपको पता है साउथ ब्रो समिति बनाई गई थी। 1919 के अधिनियम को अंतिम रूप देने के लिए साउथ ब्रो कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया जाता है कि आप अपने विचार रखिए। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस समय कहा कि समाज के सबसे पिछड़े तबके को उसका हक मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, और वो अधिकार और हक उसको आरक्षण के माध्यम से दिया जा सकता है। क्या भारत में आरक्षण पहली बार दिया जा रहा था? नहीं नहीं नहीं। 1909 के मिंटो मार्लो सुधारों के माध्यम से, अर्थात 1909 के अधिनियम के माध्यम से पहली बार भारत में मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण मिल चुका था। तो क्या मुस्लिम समुदाय ज्यादा पीड़ित और पिछड़ा समाज था? ध्यान रखना, निश्चित रूप से मुस्लिम समुदाय पिछड़ा था, मुस्लिम समुदाय का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन हकीकत में अगर मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय दोनों में से किसी एक समुदाय को पहले आरक्षण मिलना चाहिए था तो निश्चित रूप से दलितों को मिलना चाहिए था, क्योंकि 1000 वर्षों से जिस समाज का शोषण हुआ वो पहला हकदार था। लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1909 के अधिनियम के द्वारा सबसे पहले जो है मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण दिया था। और क्यों दिया था ये हम पढ़ चुके हैं कि उस समय ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। हां, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय उसका अल्पसंख्यक समुदाय होने के आधार पर हो सकता है कि उसका अधिकार रखता हो, लेकिन अगर हम अधिकार की बात करेंगे तो पहला अधिकार दलित समुदाय का था। आप देखिए, जब 1909 में मुस्लिम समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर दे दिया गया तो डॉक्टर भीमराव साहब ने 1919 के अंदर यह बात कही कि दलितों को भी उसका अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि उस समय की बड़ी पार्टियों का सहयोग नहीं मिल सका,
इवन अपने समाज के नेताओं का सहयोग भी डॉक्टर भीमराव साहब को नहीं मिल सका, इसलिए वो आवाज आई गई हो गई। और आप देखिए 1919 के अधिनियम के द्वारा अब मुस्लिम समुदाय के साथ साथ सिखों, ईसाइयों और यूरोपियंस को जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत भारतीय राजनीति में सेंट्रल असेंबली और स्टेट असेंबलीज के अंदर आरक्षण मिला। लेकिन दलित समुदाय जो हकीकत में जिसका शोषण हुआ था उसको अब भी रिजर्वेशन नहीं मिला। और आरक्षण अगर शोषित समाज के आधार पर कोई सबसे पहला हकदार था तो पहला हकदार निश्चित रूप से अनुसूचित जाति, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दलित कहते हैं, वो था। लेकिन 1919 के अधिनियम में जगह नहीं दी गई। फिर आप देखिए आगे 1919 के अधिनियम से आपको पता होगा 1919 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर जो है वो गांधी जी के हाथ में आ जाती है। गांधी जी अपनी जगह पर सही थे, डॉक्टर भीमराव साहब अपनी जगह पर सही थे। इस क्रम में 1920 में 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय, जिसको ऑफिशियली हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, आपको पता है भारत के किस राज्य में दलित समुदाय, दलित शब्द बोलना ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है? छत्तीसगढ़ के अंदर। ऐसे बोल सकते हो। तो उन्होंने अपने समाज के दर्पण को प्रस्तुत करने के लिए कि समाज के हालात क्या हैं, उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कौन सी साप्ताहिक पत्रिका 1920 के दशक में शुरू की गई है? तो उस पत्रिका का नाम था मूक नायक। मूक नायक, आप मूक नायक लिख के डालना, आप गूगल पे आपको मिलेगी। ये मूक नायक नामक पत्रिका शुरू की और उसके माध्यम से उन्होंने अपने समाज को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार आपको पता होगा कि जुलाई 1924 के अंदर, इससे पहले जुलाई 1923 में वो अपनी बैरिस्ट्री कंप्लीट कर लेते हैं और जुलाई 1924 में ये तो पत्रिका है, साप्ताहिक पत्रिका है, जिसके माध्यम से वो अपने विचार रखते थे। जुलाई 1924 के अंदर वे अपने समाज के हितों के लिए एक सभा की स्थापना करते हैं जिसका नाम था बहिष्कृत। यहां बहिष्कृत का मतलब क्या है? वह समुदाय जो अन्य समुदायों के द्वारा बहिष्कृत है, जिसका बहिष्कार किया जाता है, जिसका छुआछूत के आधार पर जिसको छुआ नहीं जाता है, उसके आधार पर अपने समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की मतलब एक ऐसा समाज जिसका अन्य समाज बहिष्कार करते हैं, उनसे मिलकर बनने वाली सभा बहिष्कृत और बहिष्कृत समाज जो है उसके हितों की बात करने वाली। तो उसका नाम हो गया जुलाई 1924 बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जुलाई 1924 में की। और इस सभा का स्थापित करने का उनका ऑब्जेक्ट क्या था? ध्यान रखना, इस समय जब वो इसको स्टैब्लिश कर रहे हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट के एक बहुत बड़े वकील हैं। अब उन्हें किसी रहनुमा की आवश्यकता नहीं है, वो खुद रहनुमा है। वो उस समय बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील बन चुके हैं और उनका नाम है, और मैं आपको एक बात बताऊंगा और कि पहले वो कुछ समय के लिए बड़ौदा में सैन्य सचिव बने थे, लेकिन वहां पर उनके साथ जो भेदभाव हुआ उसके बाद उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। इसी प्रकार आपको पता है 1918 में
वो मुंबई में सिडेनहम कॉलेज के अंदर प्रोफेसर बने, लेकिन वहां पर भी अस्पृश्यता के आधार पर उनके साथ जो भेदभाव किया, वह चीज उनको अंदर तक लग गई। और मुद्दा क्या था? केवल पानी पीने का मुद्दा था। उस पानी पीने के मुद्दे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो उस समय बॉम्बे के सिडेनहम कॉलेज के अंदर प्रोफेसर थे, उनके साथ कुछ प्रोफेसर्स ने छुआछूत की भावना से जो दुर्व्यवहार किया, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। अगर मुझे कभी और विस्तृत रूप से आपको बताने का मौका मिला तो मैं आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के 6 इंसिडेंट्स ऐसे बताऊंगा कि उन 6 इंसिडेंट ने डॉक्टर भीमराव बना दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पैदा नहीं हुआ, बल्कि उसको बनाया गया था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो समाज की चोटों को खा खा करके ऐसा तैयार हुआ कि वही खुद हथौड़ा बन करके उसने भारतीय वर्ण व्यवस्था पर चोट की, जिसका फायदा आज का समाज ले रहा है। डॉक्टर भीमराव साहब नहीं होते तो शायद भारत की पिछड़ी जातियों को, आदिवासी जातियों को, महिलाओं को उनका अधिकार तक नहीं मिलता। तो 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। और इस सभा का उद्देश्य क्या था? इस सभा का उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना। अब देखिए, जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है, इस बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य क्या है? कि वे लोग जिन्हें समाज अस्पृश्य मानता है, अनटचेबल मानता है, जिसको नहीं छूता है समाज, उन लोगों के लिए उनकी भौतिक और नैतिक उन्नति कैसे की जाए, इसका प्रयास करना। नंबर 2, अछूतों के लिए ध्यान रखना। अछूत हिंदू है लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। उन अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए उनके अधिकारों को दिलाना। आपने सबरीमाला विवाद सुना होगा, वो तो 21वीं शताब्दी का है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने यह लड़ाई 20वीं शताब्दी में लड़ी। और उस समय लड़ी और उनके लिए लड़ी कि उस समाज को यह नहीं पता था कि कोई व्यक्ति उनके लिए लड़ रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कोई एक लाख के बराबर समझा और उनके हितों की लड़ाई लड़ी। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का पैर खींचने में सबसे ज्यादा कोई थे तो जाहिर सी बात है दिमाग में आता है कि सर अपर कास्ट के लोग होंगे। नहीं, उनकी जाति के लोगों ने उनका पैर खींचने में कोई कमी नहीं रखी, अन्यथा वो कहां होते हैं हम कल्पना नहीं कर सकते। अब देखिए उसके बाद में तो जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा थी, उसका मेन उद्देश्य था अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना, अछूतों के लिए मंदिर में प्रवेश का हक दिलाना, जन साधारण के लिए कुओं से पानी भरने का अधिकार। मतलब एक आम दलित जो है वो सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं भर सकता था, पानी नहीं ले सकता था, उसको उसका अधिकार दिलाना। कितने तह तक जाकर आंदोलन को किया है देखिए आप। साथ ही साथ उन्होंने बैरिस्ट्री करते करते, ध्यान रखना, वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनते हैं। मतलब वो राजनीति में पहुंच चुके हैं और राजनीति में पहुंचने के बाद बॉम्बे विधान परिषद से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। और फिर 1930 के आसपास वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव होते हैं। अब हम 1930 के आसपास का थोड़ा सा हमें प्लान देखना पड़ेगा कि उस समय चल क्या रहा है। तो यहां देखने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना पड़ेगा
और पीछे चल के देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि 1927 में 1927 में साइमन कमीशन भारत में आता है। साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ 1927 में और 1928 में साइमन कमीशन भारत आता है। अब साइमन कमीशन जैसे ही भारत आएगा तो भारतीय उनका विरोध करेंगे। जब भारतीय उनका विरोध करेंगे तो लॉर्ड बिर्किनहैम, जो उस समय भारत सचिव था, उसने चैलेंज किया कि आप बना के दिखा दीजिए कोई कानून, हम उसको स्वीकार कर लेंगे, शर्त केवल इतनी कि आप सब एक सहमत होने चाहिए। तो आपको पता है 1928 में बनी नेहरू कमेटी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, उस नेहरू कमेटी ने मांग रख दी कि भारत को डोमिनेंट स्टेटस मिलना चाहिए। यहीं पर नेहरू कमेटी की रिपोर्ट फेल हुई क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने इसका विरोध किया। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हो जाती, जो मैंने आपको कई बार बता दिया है। अब पूर्ण स्वराज की घोषणा का उस समय अर्थ नहीं बताया गया था, इसका अर्थ क्लियर होगा 1931 के अंदर। लेकिन उस समय पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या होगा? तो उस समय पूर्ण स्वराज का अर्थ होगा पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता, मतलब अंग्रेजों से पूरी तरह से आजादी, पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता। और फिर इस राजनीतिक आजादी के लिए 1930 में भारत में शुरू होता है गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है और ये कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट था। और मूवमेंट का ऑब्जेक्ट जो है कहीं ना कहीं पूर्ण स्वराज हो गया है और उस समय मुख्य बिंदु बनाया गया था नमक को। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट 1930 में आती है और उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1930 में ही गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसको हम कहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930 में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है और यहां पर आपको पता होगा कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन को इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और यहां पर मैं एक फैक्ट पहले बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित समुदाय की तरफ से 3 बार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों गोलमेज सम्मेलन में वे दलित समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में लंदन गए थे। और गए नहीं, वहां पर फर्स्ट आरटीसी, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने दलित समुदाय के लिए बड़ी ठोस स्पीच दी और कहा कि भारत में अगर आरक्षण का पहला हकदार कोई समुदाय है तो दलित कम्युनिटी है, क्योंकि उसका हजारों वर्षों से भारत में शोषण हुआ है। और आप देखिए कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बहस इतनी ज़्यादा बढ़ी कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के मुद्दे पर असफल हो गया। अब यहां पर अंग्रेज ये सोचते हैं कि यार फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसलिए असफल हुई क्योंकि कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। और कांग्रेस क्यों नहीं भाग लेती? क्योंकि कांग्रेस उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाती है। इसलिए कांग्रेस को राजी करने के लिए, गांधी को राजी करने के लिए गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। और इस एक्ट में यह तय हुआ कि सविनय अवज्ञा, इस पैक्ट में यह तय हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करेगी कांग्रेस और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। फिर होता है 1931 का 5 मार्च के बाद में 28-29 के आसपास होता है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है, उस कराची अधिवेशन के अंदर आप देखिए पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। ये पूर्ण स्वराज को परिभाषित आपने पहले क्यों नहीं किया? पहले नहीं किया, 1931 में किया। और अब यहां पर पूर्ण स्वराज का अर्थ क्या है? राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आजादी। क्योंकि राजनीतिक आजादी तो केवल अंग्रेजों से मिलेगी और अगर भारत आजाद भी हो गया तो दलितों को तो उनका अधिकार नहीं मिलेगा, उनको तो सामाजिक आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए कांग्रेस ने 1931 के कराची अधिवेशन में तय किया कि पूर्ण स्वराज का अर्थ
राजनीतिक आजादी के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक आजादी होगी। ये आप किसके दबाव में कर रहे हो? तो आप देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर 1930 के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी ताकत के साथ अपना भाषण वहां पे दिया था, और दलित कम्युनिटी के वो अकेले ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थे जिन्होंने पूरे देश की तरफ से दलित हक की बात कही। अब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपको पता है कांग्रेस की ओर से एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गांधी जी ने भाग लिया। अब जैसे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है लंदन के अंदर, उस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वहां पर गांधी जी भी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी है। गांधी जी भी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हुए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के हक में इतनी शानदार स्पीच दी और इतना शानदार प्रपोजल रखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से जो अधिनियम लेने जा रही है 1935 का जो एक्ट आएगा, इन तमाम के एनालिसिस के बाद तो मैं डिमांड करूंगा कि हिंदुस्तान में अगर ब्रिटिश सरकार वास्तव में जस्टिस करना चाहती है तो सबसे पहले दलित समुदाय के साथ करे, दलितों को उसका न्याय दिलाए, उनका हक जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला है। ध्यान रखना आप लोग, ये जो स्पीच डॉक्टर भीमराव साहब ने यहां पर दी थी, इससे एक तीखी नोकझोंक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होती है। मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी ने विरोध किया है। हालांकि मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, गांधी का विरोध कुछ अलग तरीके से था, वो अपनी जगह पर सही थे, लेकिन विरोध अपनी जगह पर है, बात अपनी जगह पर रखने की बात है। लेकिन उस समय की लगभग 35 करोड़ भारतीयों में से जो एक बहुत बड़ा समुदाय जिसको दलित समुदाय कहते हैं, उसकी ब्रिटिश राजधानी लंदन में जाकर किसी ने पैरवी की तो वो कोई और नहीं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी असफल हो गई, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड तक ये बात पहुंचाने में सफल रहे। एक पत्रकार ने उन्हें लंदन में पूछा कि भीमराव साहब, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े संत महात्मा गांधी से सीधी टक्कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा के बराबर काबिलियत मेरे में नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे समाज के हित की बात यहां रख रहा हूं, और मेरे समाज की बात को रखने से किसी के साथ टक्कर हो रही है मैं नहीं जानता। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी असफल हो गई। गांधी वापस भारत में आ गए। गांधी भारत में वापस आए तो उन्होंने वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, और जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि वो स्थगित करके जाते हैं गांधी इरविन पैक्ट में, तो जैसे ही स्टार्ट करते हैं गांधी जी को जनवरी 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया, और गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना की यरवदा जेल में रखा गया। अब गांधी जेल में बंद है। 1932 के अंदर फिर तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के लिए जा रही है, लेकिन उससे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी ब्रिटेन के अंदर, और उस घोषणा को हिंदुस्तान के इतिहास में सांप्रदायिक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से जाना जाता है।
जब 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को आरक्षण मिला तो आपने सांप्रदायिक पंचायत नहीं कहा उसको आपने कम्युनल प्राइज नहीं कहा। लेकिन पहली बार इतिहास में जब दलित समुदाय को उसका हक मिला, वो हक चाहे किसी प्रकार से मिला हो और किसी की पैरोकारी से मिला हो, लेकिन पहली बार इतिहास में अगर दलित समुदाय के हक की बात को लंदन में जाके सुना गया तो उस बात का असली भागीदार व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वो ब्रिटिश संसद को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश सरकार को यह बात समझाने में सफल रहे कि लोग ये कहेंगे कि फूट डालो राजगुरु की नीति का पार्ट है। अगर ये फूट डालो राजगुरु की नीति का पार्ट है तो मुसलमानों को मिला हक भी फूट डालो राजगुरु की नीति का पार्ट है, सिखों को मिला भी इसी का पार्ट है। ये कठिन फैसला लेना होगा। तो आपको पता है 16 अगस्त 1932 को एक घोषणा हुई जिसे आधुनिक भारत के इतिहास में सांप्रदायिक पुरस्कार कहते हैं। तो मैंने यहां पे लिख दिया ये सांप्रदायिक पुरस्कार, जिसको हम कहते हैं कम्युनल अवार्ड। 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा हुई थी। 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा हुई और ये घोषणा किसने की थी? तो उस समय के ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा की थी। इसमें दो बिंदु थे, ध्यान रखना। एक तो यह कहा गया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि अल्पसंख्यक मुसलमान, सिख, ईसाइयों को पहले मिल चुका है। बस अब इसमें इतना ही था कि उनकी सीटों की संख्या और अधिक बढ़ जाएगी। लेकिन जो हिस्टोरिकल पॉइंट इसमें था वो क्या था? वो गलत भी था और अपनी जगह पर सही भी था। सही तो इस मायने में था कि जिस समाज को बहुत पहले रिजर्वेशन मिलना चाहिए था उसमें काफी देरी हुई, उसको उसका हक लड़ने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। और यहां पर आप देखिए कि सांप्रदायिक पुरस्कार जिसकी घोषणा ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड ने की, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? इसमें कहा गया कि दलित समुदाय, ध्यान से सुनना आप लोग, दलित समुदाय जिसका ऑफिशियल नेम शेड्यूल कास्ट है, यह भी भारत का एक अल्पसंख्यक समुदाय है। यह भी भारत का एक अल्पसंख्यक समुदाय है। मतलब रैमजे मैकडोनाल्ड घोषणा में दलित समुदाय को क्या माना गया? एक माइनॉरिटी कम्युनिटी माना गया। अब जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी कोई और है तो बताओ सर एग्जांपल। यस, मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, सिख समुदाय, पारसी समुदाय की तरह ही दलित समुदाय भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है। यह किसने कहा? मैंने नहीं, यह कहा है सांप्रदायिक पुरस्कार 16 अगस्त 1932 में हुई घोषणा में। और सुनिए आप, अतः इस समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत, ध्यान रखना वही प्रणाली जो मुस्लिम समुदाय के लिए पहली बार सीटें रखी गई थी, वही प्रणाली जो 1919 में आई थी। तो यहां ध्यान रखना, दलित समुदाय को मैकडोनाल्ड अवार्ड के माध्यम से क्या माना गया? अल्पसंख्यक समुदाय। और अल्पसंख्यक समुदाय मानकर उसे कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत पूरे भारत के सभी प्रांतों को मिलाकर 71 सीट्स आरक्षित करने की घोषणा की गई। जैसे 5 सीट मध्य प्रांत में, 10 सीट बंगाल में, ऐसे भारत के सभी प्रांतों को मिलाकर 71 सीट जो हैं
वो दलित समुदाय को दी जाएगी। ध्यान रखना, यह फैसला बहुत बड़ा ऐतिहासिक था। कुछ भारतीय इतिहासकार कहते हैं कि फूट डालो राज करो की नीति का अगला हिस्सा था, निश्चित रूप से होगा। लेकिन जिस समुदाय का शोषण हुआ हो और जिस समुदाय से पहले किसी और समुदाय को इसी प्रणाली के तहत रिजर्वेशन मिल चुका हो, तो फिर दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना होगा। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर के प्रयासों से दलित समुदाय को एक अल्पसंख्यक समुदाय माना गया और इस समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत पूरे भारत के 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में 71 सीट अलॉट की गई, कुल मिलाकर 71। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का अर्थ होगा कि जो सीटें एससी समुदाय के लिए रिजर्व होगी, उन सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार केवल दलित समुदाय का होगा। साथ ही साथ उन सीटों पर वोटिंग का अधिकार भी केवल दलित समुदाय के पास होगा। अब यहां पर थोड़ा सा मेरा मतभेद है कि आरक्षण तो मिलना चाहिए था, लेकिन सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत नहीं। लेकिन अब जो भी सूझबूझ रही हो, कम से कम मिला तो सही। अब आप देखिए, उस समय गांधी जी कहां पर हैं। और ध्यान रखना, पहली बार इस प्रणाली के तहत दलित को नहीं मिला है। इससे पहले दलित समुदाय से पहले मुस्लिम समुदाय को, सिख समुदाय को, ईसाई समुदाय को, एंग्लो इंडियन को मिल चुका है। अब जैसे ही मिला, यह घोषणा 16 अगस्त को हुई है। 18 अगस्त 1932 को गांधी जी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड को एक पत्र लिखा और उसमें गांधी जी ने कहा कि हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं, आप भारतीय समाज में फूट डालने का प्रयास मत कीजिए और इसका रिव्यू, इसकी समीक्षा 1 महीने के भीतर होनी चाहिए। इस जो आपने प्लान की घोषणा की है। गांधी है कहां पर? गांधी जी उस समय पूना की यरवदा जेल में है। 18 अगस्त की घोषणा, यह पत्र लिखा गया और गांधी ने इसी पत्र में कह दिया था कि वो 20 सितंबर से अपना अनशन शुरू कर देंगे। आप देखिए, 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना अनशन शुरू कर दिया पूना की यरवदा जेल में। जब गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में अनशन शुरू किया, तो आप लोग एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि गांधी ने, या तो गांधी ने यह बात पूरी समझाई नहीं, या गांधी के जो समर्थक थे वो भी इस बात को समझाने में असफल रहे कि मुद्दा क्या है। इससे दलित समाज के अंदर ये मैसेज गया कि गांधी जी जो है वो दलितों को जो आरक्षण मिला है उसके विरोधी है। तभी वो अनशन कर रहे हैं, तभी उसकी समीक्षा की बात कर रहे हैं। 20 तारीख हो गई, 21 हो गई, 22 हो गई, गांधी का आमरण अनशन चल रहा है। गांधी की पूना के यरवदा जेल में तबीयत पहले से ही खराब है। ऐसे लगने लगा कि जेल में कोई अनहोनी हो सकती है। गांधी जी की तबीयत बिगड़ रही है, तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिलने का प्रयास करने लगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बॉम्बे थे मेरे। डॉक्टर भीमराव साहब ने वहां बॉम्बे में कहा कि मैं गांधी से क्यों मिलूं? पहली बार मेरे समाज को जब ब्रिटिश के द्वारा उनका हक मिला है, तब आप अनशन कर रहे हो। आपने 1909 में क्यों नहीं किया? तो मुद्दा हो सकता है कि उस समय साउथ अफ्रीका में थे। तो फिर आपने 1919 में क्यों नहीं किया, जब सिखों और ईसाइयों को मिला? उनको भी तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मिला था। कुल मिलाकर के वो नेता वापस आ गए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपनी जगह पर सही थे। लेकिन आप लोग भी मेरी बात को पूरा सुनना, ये दोनों नेता अपनी अपनी जगह पर सही है।
अंत में सबसे बेहतरीन प्रयास मदन मोहन मालवीय जी ने किया। मदन मोहन मालवीय जी समझाने में सफल रहे डॉक्टर भीमराव साहब को कि बात आप मानो या ना मानो वो आपका अधिकार है, लेकिन कम से कम आप गांधी से पूना की यरवदा जेल में एक बार मिल लीजिए। डॉक्टर भीमराव साहब राजी हुए, वो पूना की यरवदा जेल में आए और वो नाराज थे गांधी से। और गांधी जी की बात को सुने बिना वो गांधी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने पहले सुन लिया था कि गांधी इस बात पर अनशन कर रहे हैं कि मैकडोनाल्ड अवार्ड के माध्यम से जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें दी गई उससे गांधी खुश नहीं है। गांधी ने पहला जवाब अपना दिया जेल के अंदर कि डॉक्टर भीमराव साहब, मैं आपको नहीं समझ सका, और उससे भी ज्यादा शायद आप मेरे को नहीं समझ सके, लेकिन आप मेरी बात को ध्यान से सुनना और आप लोग भी मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या कहा गांधी जी ने? कहा कि मैं दलितों के आरक्षण के खिलाफ नहीं हूं, मैं चाहता हूं कि दलितों को उनका हक मिले, दलित समुदाय को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन अंग्रेज जिस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण दे रहे हैं डॉक्टर भीमराव साहब, इससे हिंदू हिंदू से अलग हो जाएगा, क्योंकि दलित भी एक हिंदू है और दलित नाम की कोई जाति वैसे होती नहीं है, क्योंकि दलित तब तक दलित है जब तक वो गरीब है। इसलिए आज अगर हमने इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इसको स्वीकार करने से एक तो हिंदू हिंदू से अलग हो जाएगा और दूसरा दलित समुदाय पर हमेशा के लिए दलित होने का ठप्पा लग जाएगा। और मैं ये चाहता हूं, मतलब कौन बोला? गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दलित समुदाय को जो 71 सीटें मिली हैं उसकी जगह पर दलित समुदाय को सीटें 147/148, मतलब ये 147 सीट मिलनी चाहिए। कुछ बुक्स में 148 दिया हुआ है, 147 सीट, मतलब जस्ट इसकी दुगुनी की पैरवी उन्होंने की और कहा परंतु ये सीटें सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत मिलनी चाहिए, अर्थात जो सीटें दलित समुदाय के लिए रिजर्व होगी वहां पर खड़े होने का अधिकार केवल दलित को होगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार सबको होगा। इससे दलित को उसका हक भी मिल जाएगा और दलित हिंदू से अलग नहीं होगा, दलित भी हिंदू है। ध्यान रखना, इस मुद्दे पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ में हूं कि दलितों को उनका हक आरक्षण के माध्यम से मिलना चाहिए, क्योंकि हकीकत में उस समाज का शोषण हुआ। लेकिन इस मुद्दे पर कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत मिलना चाहिए या सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत मिलना चाहिए, तो मैं गांधी जी के साथ हूं, क्योंकि गांधी जी ने एक बहुत बड़े टकराव को, विरोध को और मतभेद को यहां पर रोक दिया। अन्यथा आने वाली पीढ़ियां गांधी को भी गाली देती और डॉक्टर भीमराव साहब को भी गाली देती। यहां पर गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य जो पैक्ट हुआ उसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उसे इतिहास में क्या कहते हैं? पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 को हुआ था। इस पैक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने बाद में स्वीकार कर लिया 1935 के अधिनियम में कि दलित समुदाय को सामान्य आरक्षण प्रणाली के तहत सीटें मिलेगी। अब 1935 का अधिनियम आ गया और 1935 का अधिनियम जो आया उस अधिनियम के आधार पर 1937 में भारत में चुनाव होने वाले थे। उन चुनाव से पहले 1936 में डॉक्टर भीमराव साहब ने एक पार्टी बनाई जिसे इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ने काफी अच्छी सफलता प्राप्त की और सेंट्रल असेंबली के अंदर ये 15 सीट जीतने में सफल रहे। कौन सी? इंडियन इंडिपेंडेंस, यहां पर उस पार्टी का नाम है, वापस एक बार आपको, स्वतंत्र लेबर पार्टी,
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यस मैंने सही बोला है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में हुई और इस पार्टी ने 1937 के चुनाव लड़े और काफी अच्छी सफलता प्राप्त की। और 1936-37 तक पहुंचते पहुंचते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भारत में दलितों के सबसे बड़े लीडर बन गए। और दलितों के नहीं, उन तमाम शोषित समाजों के जिनका शोषण हुआ है उसके सबसे बड़ा चेहरा जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन गए। उसके बाद में आप लोग ध्यान रखना कि वो लगातार इस मूवमेंट को आगे भी इसी प्रकार से लड़ते रहे। अप्रैल 1942 में उन्होंने अनुसूचित जातीय संघ की स्थापना की, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की 1942 के अंदर। और आपको पता है 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया है। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बात जरूर कही कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने से पहले दलितों को उनका हक संविधान के माध्यम से देना चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं कि बाद में यह हक मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में अगर ऐसा हुआ तो केवल राजनीतिक आज़ादी मिलेगी, जबकि राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक आज़ादी का होना भी जरूरी था। ऐसे करते करते देश की आज़ादी तक पहुंचते पहुंचते वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में दलित समुदाय और पिछड़े समुदाय की हक की आवाज़ करने वाले बहुत बड़े लीडर बन गए। अब 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो वो बहुत बड़े उसके हकदार थे कि संविधान सभा में उस व्यक्ति का पहुंचना बहुत जरूरी था। लेकिन उनके खुद के समुदाय के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने, और आप लोग ये ध्यान रखना कि मैं कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जो राष्ट्रीय आंदोलन की लीडरशिप करती है। उसके कई बड़े लीडर्स ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में जाने से रोका और कहा कि संविधान सभा का दरवाजा तो क्या, संविधान सभा की कोई खिड़की और रोशनदान भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसके माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पहुंच सके। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। उन्होंने चुनाव बॉम्बे के बजाय कुछ लोगों के कहने पर, जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर, उन्होंने बंगाल से चुनाव लड़ा। और बंगाल का जो क्षेत्र था उसका नाम था खुलना और जसोल। वहाँ से 40 से 45% जो है वो बेसिकली वहाँ पर एससी समुदाय के लोग थे और वहाँ से भारी भरकम वोटों से वो जीते। आप इतिहास उठा के देखना जोगेंद्र नाथ मंडल कहाँ गए, अगर मुझे मौका मिला तो बताऊंगा आपको। कुल मिलाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो हैं वो संविधान सभा में पहुंच गए। अब जब संविधान सभा में पहुंच गए तो संविधान सभा में सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी होती है जो पूरे संविधान का माइक्रो एनालिसिस करती है कि किस किस समुदाय के लिए किस प्रकार से हक रखना है, केंद्र राज्यों में संबंध क्या होंगे, मौलिक अधिकार क्या होंगे, संघ राज्य संबंध किस प्रकार से होंगे, सिटीजनशिप का अधिकार किस प्रकार से होगा। उस पूरे का विश्लेषण जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी करना था। और देखिए आप, नेहरू से किसी ने कहा, क्योंकि नेहरू और सरदार पटेल उस समय के कद्दावर नेता थे, तो किसी नेता ने कहा कि प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव साहब नहीं बनने चाहिए। तो नेहरू ने खुद ने जवाब दिया कि प्रारूप कमेटी के हकदार अगर हिंदुस्तान में आज की तारीख में है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनसे ज्यादा कानून की डिग्रियां और कानून का अनुभव रखने वाला कोई नहीं है। साथ ही साथ पीड़ित को क्या हक मिलना चाहिए वो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और साथ ही साथ अगर मेरे दृष्टिकोण में कोई और व्यक्ति प्रारूप कमेटी का अध्यक्ष बन सकता है वो है M.R. जयकर और तेज बहादुर सप्रू।
लेकिन वो लोग दोनों लोग भी इससे बाहर हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन किस्मत देखिए, फिर ये संयोग था या चाल थी या षड्यंत्र था कि बंगाल का वो क्षेत्र जहां से वो चुनाव जीतकर आए, माउंटबेटन योजना के तहत उस क्षेत्र का विभाजन हुआ और वो क्षेत्र ही पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जो आज बांग्लादेश के अंदर है। फिर उन्हें संविधान सभा में पहुंचने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब अंतिम रूप से उसमें भी सफल रहे। लेकिन यह आज का बिंदु भी है कि वो दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में कैसे चले गए। फिर आप देखिए, आधुनिक भारत का आधुनिक संविधान तैयार करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भूमिका अदा की, उससे भारत का सर्व समाज हमेशा याद रखेगा। एक ऐसा संविधान वो बनाकर गए। मैं ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अकेले ने बनाया था, लेकिन आप देखना और आप सुनना कि संविधान सभा के अंदर जो डिस्कशन हुआ है, उस डिस्कशन में किस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उनकी उस डिस्कशन से आप पहचान सकते हो कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या थी। इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का शिल्पकार भी कहते हैं, संवैधानिक शिल्पकार थे वो। और फिर वो आधुनिक भारत में जो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनी, उसमें कानून मंत्री बने। लेकिन कांग्रेस से उनके मतभेद थे, कई मायनों में वे कांग्रेस से दुखी थे और अपने समय अपने जिंदगी के अंतिम दिनों के अंदर भी दलितों को उनका अधिकार मिलने के बावजूद भी, उनका हक मिलने के बावजूद भी, जो शोषण अब भी देश की आजादी के बाद जारी था, उसको देखते हुए आप देखिए, उन्होंने कुछ नेताओं के कारण हिंदू समाज, हिंदू धर्म छोड़ दिया। हिंदू धर्म में कोई कमी नहीं थी, ध्यान रखना आप लोग, लेकिन कुछ लोग उसके मालिक बन गए थे। अनंतः उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और वो बौद्ध धर्म में अपने कई हजार अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और इस प्रकार संघर्ष करते करते 1956 में 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, जिन्होंने आधुनिक भारत के इतिहास में न केवल राष्ट्रीय आंदोलन में बल्कि भारतीय संविधान के निर्माण में दलितों को उनका अधिकार दिलाने में जो भूमिका अदा की, उसको कई युगों तक ये देश याद रखेगा। आज हिंदुस्तान में जो मान सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का है, वो शायद ही किसी नेता को उतना मान सम्मान मिलता हो, क्योंकि उन्होंने हर समाज के हक की बात कही है। और कुछ उनके बिंदु मैं आपको बताऊंगा, जैसे संविधान के साथ साथ हिंदू कोड बिल पर जो हिंदू लॉज बने हैं, उसको बनाने में उनकी बड़ी भूमिका है। आरबीआई की स्थापना के अंदर उनकी बड़ी भूमिका है। मजदूरों के काम करने की अवधि को 14 घंटे से 8 घंटे करने में उनकी भूमिका है। उन्हीं का कहना था कि उद्योगों को राज्यों के नियंत्रण में होना चाहिए और जमीन पर सरकार का अधिकार होना चाहिए, ताकि गरीब को जमीन मिल सके। दलित समुदाय की सत्ता में भागीदारी को उन्होंने ही तय किया था। संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। पूंजीवाद और जातिवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, ये बात उन्होंने कही थी। तलाक के अधिकार का उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि मनुष्य और पशु में केवल इतना अंतर है कि मनुष्य को ईश्वर ने सोचने की शक्ति दी है और उस सोचने के अनुरूप उसे अपने विचारों के क्रियान्वयन की शक्ति दी है। पशु के पास नहीं है। हमें सोचना चाहिए और उस पर वर्क करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी बुद्धि का विकास जो है, उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो मानव का अस्तित्व होना चाहिए, मानवीय अस्तित्व, ह्यूमन एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इसी प्रकार उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। शिक्षित बनो, संगठित
बनो और संघर्ष करो, ये उनका कहना था। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास ये बताता है कि इतिहास ये बताता है कि नैतिकता और अर्थशास्त्र में जब जब संघर्ष हुआ है तब तब अर्थशास्त्र की जीत हुई है। मतलब ये प्रैक्टिकल बात उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पर कही है। और उन्होंने कहा कि किसी भी कौम का विकास करना हो, कौम का मतलब चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, चाहे दलित समुदाय हो, चाहे सिख समुदाय हो, चाहे हिंदू समुदाय हो, किसी भी कौम का अगर डेवलपमेंट करना हो तो सबसे पहले उस कौम की महिलाओं का विकास होना चाहिए। क्योंकि जिस कौम की महिलाओं का विकास होगा वो कौम सबसे आगे होगी, वो कम्युनिटी सबसे आगे होगी। तो दोस्तों, आज हमारी इस क्लास का पूरी तरह से जो एंगल था वो मैंने आपको एक ऐसी अजीम शख्सियत के बारे में बताया जिनका नाम भारत में युगों युगों तक रहेगा, और वो व्यक्तित्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।